Hello everyone to my YouTube family. So after a very long break, we are now back again. Sorry for such a delay because of personal reasons. I cannot upload the videos. I am very sorry. Now I will upload the videos regularly. So stay tuned and please watch all the videos. These videos are very beneficial for the class 10 students as they will appear for the board exams. So it will be very helpful for them. Those who cannot take tuitions or go anywhere can sit home and watch these videos, and if they have any problem they can text me and I will assure them and I will help them as much as I can. So हमें जैसे सबको पता ही है कि NCERT इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, जो कि उसकी ईच एंड एवरी वर्ड जो है लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो आज हम उसी को अपने एक बेसिक्स मानते हुए अगेन वी विल स्टार्ट द साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो आओ चल मिलते हैं. और अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So chapter 6 life processes. Okay, now we will start. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ लाइव है और कौन सी चीज़ अलाइव है? तो हम बेसिकली जो है वो हम उनके मॉलिक्यूलर मूवमेंट से जो होते हैं उसके बेसिस पे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सो इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कट और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स. तो हमें जैसे कोई भी मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जैसे जो दौड़ रहा है ना, मुंह का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कोई मूवमेंट्स होते हैं तो उससे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग्स हैं. ओके, वॉट इफ़ द डॉग और अ काउ और द मैन वर asleep? लेकिन अगर वो सो रहे हैं तो वी विल स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? ठीक है, लेकिन हम अब सोचेंगे कि वो तो अलाइव है, लेकिन कैसे? तो वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे भी ये जो प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस ऑल्सो रेस्पिरेशन इज़ टेकिंग प्लेस, मीन्स लाइफ प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस. लाइफ प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पे भी सो रही है लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है. वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं. सांस लेना भी एक अपने आप में प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए. व्हाट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? लेकिन प्लांट्स का हम कैसे कहेंगे कि वो लाइव हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कुछ तो कहेंगे कि वो ग्रीन दिखते हैं तो इसलिए वो लाइव है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीफ ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन? अलग अलग ग्रीन, येलोइश कलर के, रेडिश कलर के अलग अलग प्लांट्स भी तो होते हैं, लेकिन उनका हम कैसे कहेंगे कि वो लाइव हैं? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से. ठीक है, पहले तो हमने ये कहा कि वो ग्रीन है इसलिए लाइव है. फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ग्रो करते हैं तो इसलिए वो अलाइव हैं. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as tend to think of as common evidence for being alive. तो अब अलाइव रहने के लिए कुछ कहेंगे कि वो ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट को मान के, तो उस कॉमन एविडेंस को कह के वो लोग बोलेंगे कि वो लोग अलाइव हैं. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन अभी भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमें विजिबल नहीं होते ग्रो होते हुए. ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हमें विजिबल नहीं हो पाते, तो फिर भी वो अलाइव है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल्स ब्रीथ करते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं हो पाता वो मूवमेंट हमें. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ. So very important line
कि हम विजिबल, हमने आँखों से जो देखा है सिर्फ उसी के बेसिस पे हम लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो अब देखते हैं क्या स्केल्स लेंगे हम। तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर हम लें कि जो हमने बहुत स्मॉल स्केल्स पे जो हमें विजिबल नहीं हो पाते नेक्ड आइज से मूवमेंट, क्या वो मूवमेंट नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो इनविजिबल जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये जो नेसेसिटी है उसकी लाइफ के अंदर? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस। तो अगर हम ये प्रोफेशनली कोई बायोलॉजिस्ट है जो जिसका ये प्रोफेशन है उससे अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे सो ही विल डेफिनेटली से येस। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर हम देखा जाए तो जो वायरस होते हैं वो तो हमें ऐसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर। आपको पता होगा वायरस का, मैं एक बार बीच में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि जो वायरसेस होते हैं वो अगर होस्ट सेल की बॉडी में नहीं है तब तक तो वो डेड होते हैं। जैसे ही वो किसी होस्ट सेल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो दे बिकम्स लाइव और वो उसी की बॉडी पे डिपेंड हो जाते हैं, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, एंड दिस इज़ पार्शली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो इसीलिए अब तक भी ये कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर हैं तो डेड हैं, जैसे ही होस्ट सेल में एंटर हुए तो लाइव हो गए। तो कोई अभी श्योरिटी नहीं है उनके लिए कि वो ट्रूली अलाइव होते हैं कि नहीं होते। ओके, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं वो लाइफ के लिए क्यों नेसेसरी है? वो लाइफ के लिए इसलिए नेसेसरी हैं क्योंकि वो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम करते हैं। ओके, वो हमारी बॉडीज़ के जो भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो जो डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करते हैं और उनको मेंटेन करके रखते हैं। ओके, जो कि हम अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स, और सेल्स जो होते हैं वो और स्मॉलर कंपोनेंट्स में सबसे स्मॉलर जो कंपोनेंट्स होता है उसमें होते हैं एंड सो ऑन, ऐसे आगे आगे चलता जाता है। तो इनके इफ़ेक्ट्स की वजह से एनवायरनमेंट में दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो इन्हीं इफ़ेक्ट्स की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होता है नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स का, वो क्या होता है, वेरी लाइकली वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है टाइम के साथ। ओके, अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर ये ऑर्डर जो चल रहा है अभी, अगर ये ब्रेकिंग डाउन टाइम टू टाइम नहीं होता रहेगा, या फिर अगर लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप होती रहेंगी, मेंटेन नहीं करेंगे हम उन्हें, तो जो ऑर्गेनिज़म है फिर वो आगे और अलाइव नहीं रह सकता, फिर वो डेड हो जाएगा। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनको अपने बॉडी को या अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग विल बी मस्ट। आपने कभी देखा होगा कि हमारे कहीं चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारी स्किन्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम मेंटेन या रिपेयर होती रहती हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी रप्चर हो जाएंगी, या जो सेल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे और वो जल्दी ही डेड हो जाएंगे। ओके, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम। तो ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं कि वो टाइम टू टाइम मूव करते रहें। What are the maintenance processes in living organism? अब मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम आगे इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप धीरे धीरे आपको अंडरस्टूड हो रहा है। ठीक है, चैप्टर लास्ट तक अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये चैप्टर ज़रूरी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म must go on even when they are not doing anything particular। जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो चलता रहता है, चाहे हम कोई फंक्शन करें पर्टिकुलर या नहीं करें। इवन व्हेन वी आर जस्ट सेटिंग इन,
in class, even we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. अगर हम सो रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, कुछ भी अगर हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस जो है, ये मेंटेनेंस जॉब है, नीड टू बी परफॉर्म्ड एट रेगुलर स्केल. ठीक है, तो इन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. ओके, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन. ये मेंटेनेंस प्रोसेस किस लिए ज़रूरी है? ताकि जो डैमेज और जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही नेसेसरी है. एनर्जी इज़ नीडेड, इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है हमें आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर से ये एनर्जी आती है. सो वेयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र का, ये आउटसाइड जो बॉडी के होता है, ये कैसे मिलता है? ये कैसे हम इसको अपना पूरा करेंगे ताकि ये प्रोसेस चलता रहे? तो इसके लिए हम जो ये फूड नाम का जो शब्द है, जो हम ईट करते हैं, जो हम खाना खाते हैं इनसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस से कॉमनली जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी ही धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती रहती है और हमें उससे एनर्जी मिल जाती है अपनी नेसेसरी जो फंक्शंस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए. ओके, if the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. अगर हमारी बॉडी साइज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जैसे एक तो 6 महीने का बच्चा हो, फिर एक 1 ईयर 2 ईयर, धीरे धीरे जो बॉडी की साइज़ है वो भी तो ग्रो करती है. तो उसके लिए हमें और एडिशनल रॉ मटेरियल जो है उसकी भी ज़रूरत होती है बाहर से. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. आपको पता होगा कि हमारी जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ जो है वो कार्बन की बनी हुई है. सो मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. तो जो हम ज़्यादातर जो भी फूड इनटेक करते हैं या फूड सोर्सेज हैं वो भी कार्बन बेस्ड है. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट organism can then use different kind of nutritional processes. So हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे जैसे जो कार्बन सोर्सेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रो मॉलिक्यूलर है, कोई मैक्रो है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूट्रिशनल प्रोसेस है इनटेक का जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. जो सपोज़ यूनिसेलुलर है उनको इतनी नीड नहीं होती कार्बन सोर्सेज की. मल्टी सेलुलर है, हम जैसी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उनको इनटेक कार्बन सोर्सेज ज़्यादा लेना होता है. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कार्बन सोर्सेज का इनटेक कर सकते हैं. ओके, नाउ द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड. जो आउटसाइड सोर्सेज एनर्जी को वो वेरी कर सकता है, सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. क्योंकि जो एनवायरनमेंट है बाहर का वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. या तो इसको आप बॉडी में जब इनटेक कर रहे हो तो उसको ब्रोकन डाउन करो, अदरवाइज़ आप में आपकी बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए जिससे कि हम उसको बिल्ट अप कर सके बॉडी के अंदर. एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स. सो एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी की आपको ज़रूरत है जो कि यूज़ की जाती है किसके लिए? आपकी जो वेरियस जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं. सो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए वेरियस मॉलिक्यूलर जो नीडेड हैं फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो. और जिस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है उसके काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसकी हमें जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. तो केमिकल रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें नहीं पता लगता पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी अगर बोल रही हूँ या अगर आप बैठे सुन भी रहे हैं तो भी कुछ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपने रिएक्शन सुनी है, तो एक सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस होना पड़ता है. तो ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस हैं वो बहुत ही कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स के लिए. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए इस रिएक्शन के लिए हमें किसकी नीड होती है? वी नीड ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. ऑक्सीजन सोर्स जो ऑक्सीजन को सोर्स लेते हुए ऑक्सीजन की रिक्वायर होती हो जिनको. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. तो ये हमारे अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हमारी बॉडीज़ में होती रहती हैं. तो ये है रेस्पिरेशन. फर्स्ट तो हमने अभी ऊपर देखी थी कि जो हम इनटेक कर रहे थे फूड जो हम इनटेक कर रहे थे, ठीक है, तो वो थी हमारी फर्स्ट वन. सेकंड हमारी जो बॉडी में रिएक्शन चल रही होती है वो होती है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और लेने के बाद जो आपने फूड सोर्स लिया है उसको आपको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करती है, या उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. इन केस ऑफ सिंगल सेल, ये तो है मल्टी सेलुलर के लिए. अब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, तो उसमें तो एक ही सेल होती है, तो उसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते फूड के लिए. एक ही सेल होती है, उसी से वो एक्सक्रीशन करते हैं, उसी से वो गैसेस ऑफ एक्सचेंज करते हैं, उसी से वो वेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है. तो मे बी नीडेड, उनके लिए कोई एज सच अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती. सब कुछ सिंगल सेल एक सेल से हो जाता है. तो सब कुछ उनकी बॉडी में एक सेल से हो जाता है, ठीक है. बिकॉज द एंटायर सरफेस इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. वो एक जो पूरा सरफेस है वही डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज. अब जब बॉडी साइज इंक्रीज होती जाती है और जो बॉडी की जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, उस टाइम पे क्या करें? जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ऑल द सेल्स सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो सकती. सारी एक ही सेल सारे फंक्शन नहीं कर सकती. तो इसके लिए वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स. तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही सेल से सारे फंक्शन हम एक्सक्रीशन भी कर दें, हम गैसेस के एक्सचेंज भी करवा दें, हम डाइजेशन भी करवा लें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए अलग अलग जो ऑर्गन्स के जो होते हैं, इसीलिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शंस होता है. ओके, so we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. कि जो बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं कैसे वो परफॉर्म करते हैं, और हम आगे भी इसी चैप्टर में इन्हीं का डिटेल करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, डाइजेशन के लिए क्या होता है, ये सब आगे हम देखेंगे. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization, the body of the with the organization in the body of the organism. तो पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज फंक्शंस वो परफॉर्म करती है उसके लिए हम फेमिलियर हैं कि स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं, ओके, और उनका एक अपना फंक्शन होता है. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. कि ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि जो हम फूड अपटेक करते हैं और जो ऑक्सीजन है वो भी एक फंक्शन है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का. ऐसे नहीं है कि फूड हमने बॉडी में ले लिया और वो नहीं, उसके लिए भी आपको कोई एक पर्टिकुलर एक टिश्यू होगा या पर्टिकुलर एक ऑर्गन होगा और वो ऑर्गन आपका फूड अपटेक करेगा, वो आपके ऑक्सीजन को अपटेक करेगा आउटसाइड एनवायरनमेंट से, ठीक है. तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होता है इनका भी. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms. तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. क्यों? क्योंकि जो फूड और ऑक्सीजन है वो हम एक प्लेस पे ले तो गए बॉडी में, while all the parts of the body need them. एक पार्ट में तो हम ले गए, लेकिन हमारी बॉडी के और पार्ट्स को भी तो चाहिए. तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी जनरेशन हुआ या उसका भी एक क्रिएशन हुआ. ओके,
तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी क्रिएशन हुआ जो कि फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी करती है एक प्लेस जो यहाँ इकट्ठा हुआ था वहाँ से और बाकी अदर पार्ट में बॉडी में ले जाने के लिए. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अब ट्रांसपोर्ट कर दिया तो अब जो कार्बन सोर्स जो है और ऑक्सीजन जो है जो एनर्जी जनरेट करेंगे अब हमारी बॉडी में जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उन केमिकल रिएक्शन से जब होंगी तो बाई प्रोडक्ट भी क्रिएट होगा. जैसे आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी तो रिलीज़ होती है ना, कुछ गैसेस एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती हैं. सेम यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट जो है तो ये अब क्रिएट हो गया. तो अब ये यूज़लेस ही नहीं है, यूज़लेस तो है ही है, यूज़लेस के साथ साथ में ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. कई सारी बीमारियाँ या कई डिजीज़ भी कॉज कर सकता है ये बाई प्रोडक्ट. तो इसको भी अब ये जो बाई प्रोडक्ट है इसको आउटसाइड द बॉडी हमें इसको बाहर निकालना है. तो उसके लिए भी अब हमें रिमूव करना है बॉडी से और डिस्कार्ड करना है. तो इसके लिए भी एक्सक्रीशन प्रोसेस चाहिएगा. तो अब तक हम 4 प्रोसेस देख चुके हैं. फर्स्ट प्रोसेस तो जो था जो हमने फूड इनटेक किया तो उसके लिए एक फर्स्ट था. सेकंड जो था वो था रेस्पिरेशन का. थर्ड वन जो था तो वो था कि आप कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. ओके. एंड लास्ट वन इज़ दैट एक्सक्रीशन कि कैसे हम उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है. तो हम आगे चलते हैं. सो डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप. तो अभी हमें एक एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू को डेवलप करना पड़ेगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बी नीडेड. और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा वेस्ट अवे जो सेल्स वेस्ट अवे जो है सेल्स का उसको बाहर निकालेगा एक्सक्रीटरी टिश्यू के हेल्प से. सो इन कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेस. इन प्रोसेस को अगर हम कंसिडर करें सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. तभी लाइफ को मेंटेन करना बहुत एसेंशियल हो जाएगा वन बाय वन एक एक करके. ठीक है. सो क्वेश्चंस जो हैं वो हम इनको बाद में लास्ट पे एक वीडियो बना दूंगी उसमें आपके क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है जो अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रोसेस जो था. अब हम उसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस से लेते चलते हैं न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या होता है. व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. अगर मैं यहाँ पे सपोज़ पेंसिल से कुछ राइट डाउन कर रही हूँ तो भी एनर्जी लगेगी या फिर आप वॉक कर रहे हैं राइड कर रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी. अगर हम कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो भी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. तो उसके लिए भी क्या होता है एनर्जी जो है वो नीड होती है मेंटेन करने के लिए एक स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. तो हमें जो मटेरियल्स जो हम बाहर से लेते हैं किसके लिए इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है उसके लिए एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. और अदर सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नेसेसरी हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट. यही वो सोर्स एनर्जी और मटेरियल्स के हैं जिसको हम एज अ फूड काउंट करते हैं और जिसको हम ईट करते हैं. तो ये तो था फूड का. अब हम देखेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको अपना फूड कैसे मिलता है. तो जो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. एनर्जी की रिक्वायरमेंट सब में कॉमन है, सबको चाहिएगी, चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टी हो, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. लेकिन अलग अलग तरह से ये फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें सिंपल फूड की मटेरियल की नीड होती है जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में. दीज ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ सबको पता होंगे जो अपना खाना ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स बनाने वाले या जो मेकिंग वाले होते हैं. तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं.
अदर ऑर्गेनिज़म, जो बाकी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज़ कर लेते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमें पता है, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स को एक्वायर करते हैं, या फिर जो ऑटोट्रॉफ्स जो खाना बनाते हैं उसको जो एक्वायर करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. So these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. तो अपकीप और ग्रोथ के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको आपको सिंपल में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है. टू अचीव दिस, इसके लिए आपको कुछ बायो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स. कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करेंगे. Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on heterotrophs. चाहे तो डायरेक्ट वे में देख लो चाहे इनडायरेक्ट वे में, ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये डिपेंड करेंगे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर. तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हम एनिमल्स और फंगी इंक्लूड होते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है. तो ऑटोट्रॉफिक अभी तक हमने बेसिक तो देखा कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ मेकिंग जो होते हैं. ठीक है. तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो ही ऑटोट्रॉफ जो है वो अपना खाना बना पाएंगे. अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है किस किस की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली हमें चाहिए उसमें सनलाइट, एयर, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है. उसकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला ये होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लोग लेते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन को वो लोग बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है. तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. बाहर से वो खाना ले लेते हैं या फिर बाहर से वो सब्सटेंस ले लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं. दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर बाहर से लिया है इसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. और सनलाइट तो होती है, उसकी प्रेजेंस तो मस्ट है, एंड क्लोरोफिल. तो इनकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं. ओके. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको एनर्जी के प्रोवाइड के लिए प्लांट इनको यूज़ करता है या यूटिलाइज़ करता है. सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको देखेंगे. ठीक है. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली. अब ये कार्बोहाइड्रेट कुछ तो है जो यूटिलाइज हो जाता है इमीडिएटली, जो नहीं इमीडिएटली यूज़ होता उसको हम स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी. जो बाद में आपको अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब वो आपके लिए एक रिज़र्व की तरह काम करेगा. ठीक है. और फिर जब यूज़ होएगी, तब रिक्वायर होएगी प्लांट की, तब वो उसको काम में ले लेंगे. A somewhat similar situation is seen in some of the energy derived from the food we eat in the stored in our body in the form of glycogen. हमारी जो बॉडी में हम जो फूड इनटेक करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो ये याद रखना अगर 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजन, एंड प्लांट्स किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो होता है स्टार्च. ठीक है. अब हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं, रिएक्शन की फॉर्म में. ठीक है. इक्वेशन 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में. पीछे जो लिखा हुआ है सेम उसका ही, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज. और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और वाटर, और ये ऑक्सीजन प्लांट्स इसको छोड़ देते हैं और इसको कौन इनटेक कर लेते हैं, इनको हम एनिमल्स या हम जो ह्यूमन बींग्स हैं इस ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं. ओके. तो ये थी रिएक्शन, याद होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है. नाउ लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या है देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी थी इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल था H2O था, वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, किसके फॉर्म में, H2 प्लस O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये तो कभी आपको मालूम है कि ये सिंगल फॉर्म में तो कभी प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए इनके आगे इसमें 2 लगा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है और किसकी फॉर्म में बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये एक के बाद एक बहुत जल्दी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करते हैं रात में एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, बीच में एक इंटरमीडिएट बना के छोड़ देते हैं जो कि एक एक्ट करता है अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर दिन में वो जो क्लोरोफिल एब्जॉर्व करने के लिए, जो दिन में क्लोरोफिल एब्जॉर्व करने हैं या सनलाइट के लिए, उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट बना के छोड़ देंगे रात में, और फिर वो नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। Now let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब एक एक component कैसे बहुत necessary होता है। So if we carefully, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे लीफ का, ये आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है एक लीफ का माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आप देखेंगे कि जो कुछ सेल्स हैं उनमें ग्रीन डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ में ग्रीनिश कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन ग्रीन डॉट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो ग्रीन डॉट है सेल ऑर्गेनेल, इन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो और प्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट से हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन से आपको डॉटेड दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये डेमॉन्स्ट्रेट करना है क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस एक्टिविटी में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है तो उसके लिए क्लोरोफिल का होना नेसेसरी है। इसे आप एक बार रीड आउट करके देख लेना, अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। तो इसमें आपको बस इतना सा बताया है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है, तो आपने क्लास 9th में स्टोमेटा के बारे में पढ़ रखा है। क्या होते हैं स्टोमेटा, ये टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव। लीव जो होती है, पत्तियाँ होती है, उसके ऊपर या उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मैसिव मीन्स बहुत बड़े अमाउंट में जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो लीव्स में इन पोर्स की हेल्प से ही होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टेम से, रूट से और लीव से भी होता है। बट मैक्सिमम जो होता है वो इन स्टोमेटल पोर्स से होता है। कुछ जो बचा हुआ है वो स्टेम से भी होता है, रूट से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट होता है स्टोमेटा से, इसलिए जो प्लांट है वो क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट इज़ डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तब वो स्टोमेटा को इनको ऐसे क्लोज़ कर देते हैं। अब जब स्टोम उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है तब ये स्टोमेटल पोर्स को ऐसे ओपन कर देते हैं, ओके, ताकि वाटर लॉस नहीं हो ज़्यादा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसका फंक्शन है, ये फंक्शन होता है इन गार्ड सेल्स का। ये जो गार्ड सेल्स आपको दिख रही हैं इनका ये फंक्शन होता है, ओके। तो गार्ड सेल्स स्वेल यानी फूल जाती हैं, कब, जब वाटर फ्लोज इनटू देम, जब किसी के अंदर पानी जाएगा तो वो चीज़ फूल के बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब गार्ड सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, कब, जब उसके अंदर जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे,
तब वो श्रिंक कर जाएंगे। ओके, अब इस एक्टिविटी में ये बताया है कि कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए या उसके फूड मेकिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी नीड होती है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन 2 एक्टिविटीज़ पे आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमने ये देख लिया कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं कैसे उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, फुलफ़िल करते हैं वो। बट दे ऑल्सो नीड द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अपनी बॉडी बनाने के लिए उनको इन प्रोसेस, इन जो ऑटोट्रॉफ्स में जो सब्सटेंस चाहिए उनके अलावा, उनके अदर देन भी कुछ रॉ मटेरियल्स की नीड होती है। सो वाटर इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। हम रूट्स में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं वो पानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ले लिया जाता है बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। अदर मटेरियल, तो ये तो हमने वाटर से, सॉइल से वो लोग वाटर या ले लेते हैं, लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इनकी भी ज़रूरत होती है। तो ये भी कहाँ से ली जाती हैं? सॉइल के अंदर ली जाती हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है जो कि प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मीन्स बनाता है, प्रोटीन भी बनाते हैं और अदर कंपाउंड्स भी बनाता है। कौन? नाइट्रोजन। दिस इज़, अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन N2 होता है उसको हम डायरेक्टली, या प्लांट्स जो हैं वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो उसको या तो NO2 की फॉर्म में करेंगे या NO3 नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में उनको वो इनटेक करेंगे। तो उसके लिए इस नाइट्रोजन को इनमें कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इन द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है, तो इनकी फॉर्म में वो कन्वर्ट करके इसको लेंगे प्लांट्स, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर अगर वो उसको डायरेक्ट लेंगे या ऑर्गेनिक फॉर्म में लेंगे तो उनको पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो प्रिपेयर किया है उसको उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो प्रिपेयर कौन करेंगे? वो बैक्टीरिया उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है या उसको अपने सूट हो जाता है उसको एनवायरनमेंट। The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. तो ये डिफ़र करता है कि वहाँ पे फूड मटेरियल कैसा अवेलेबल है और कैसे वो उस ऑर्गेनिज़म जो है वो उसको ऑब्टेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है मीन्स मूव नहीं कर सकता, जैसे ग्रास है वो एक जगह रहेगी, वो कहीं चल के थोड़ी जाएगी। या मोबाइल है जैसे कि डियर, तो डियर चल के जा सकता है लेकिन ग्रास नहीं जा सकती। वुड अलाउज फॉर द डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज बाय काउ एंड लायन। और डिफरेंस जो है कि कैसे फूड एक्सेस किया जाता है, और न्यूट्रिशन एपरेटस आपको पता है काउ क्या खाती है और लायन क्या खाता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो टेकन इन किया जाता है और यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म से। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर और फिर उसको एब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि फंगी है। फंगी कहाँ लगती है आपको पता है? ब्रेड पे। आप ब्रेड को 1-2 दिन छोड़ दो तो उस पर फंगस आ जाएगी, ठीक है, वाइट कलर की। ईस्ट हो गई, मशरूम हो गई, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है इनका, ठीक है। ये डेड और उनको डेड करके बाहर और फिर उनको ये एब्जॉर्व करते हैं। जबकि जो होल मटेरियल एंड अदर्स टेक इन होल मटेरियल, पूरे मटेरियल को अंदर ले लेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, आपकी बॉडी को कैसी फूड की रिक्वायरमेंट है और आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल्स से बिना उन्हें किल करे, बिना मारे। उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। डायरेक्ट उनको ले लेंगे बॉडी के अंदर बिना किल करे।
ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी होती है ये यूज़ की जाती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कसकटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, टिक्स हो गई, लाइस हो गई, लीचेस हो गए, टैपवॉर्म्स हो गए। ये किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। ओके, तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इसको एब्जॉर्व करते हैं। ओके, अब हम ऑटोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं, हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने अभी देखा कि जो फूड है और जो वे है जिस तरीके से खाना लेते हैं, ठीक है, वो डिफ़र होते हैं। उसी तरीके से जो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो फूड है, अपन ने अभी पहले भी देखा था, मैंने बताया था कि जो सिंगल सेल है उनमें एक ही सेल होती है, उसी के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पूरा एंटायर सरफेस जो है एनवायरनमेंट के। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमीबा जो है हमें पता है सिंगल सेल्ड है, तो वो अपना टेम्परेरी फिंगर लाइक उसकी एक्सटेंशंस होती हैं सेल सरफेस में जो कि फ्यूज़ ओवर हो जाती है फूड पार्टिकल से, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। जहाँ मान सपोज़ यहाँ ये एक अमीबा है, यहाँ अगर उसको फूड दिखा तो ये अपनी बॉडी को या अपने उसको उस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम सीडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फीट, उनको ये एक्सटेंड कर लेगी और ये चारों तरफ फूड वैक्यूल एक क्रिएट कर लेगी और फिर उसको अपने फूड पार्टिकल को ये एनगल्फ कर लेगी और फिर ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी और फिर ये अपनी बॉडी का शेप भी उस तरीके से बना लेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि न्यूट्रिशन है कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो सीडोपोडिया की हेल्प से लेता है। ओके, फूड वैक्यूल। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू सिंपलर। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर डिफ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो भी सेल के सरफेस से ही बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रोन आउट। तो ये तो था अमीबा के केस में। अब हम देखेंगे पैरामीशियम की केस में क्या होता है। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका फूड इनटेक और अमीबा का दोनों का डिफरेंट है। तो सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, पैरामीशियम की एक शेप होती है फिक्स, और जो फूड है वो भी एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही अटेन किया जाता है। ठीक है, तो फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट, फूड को मूव किया जाता है इस स्पॉट तक। किसकी मूवमेंट से? एक सीलिया, बाहर उसके ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनसे वो उसको अपने फूड स्पॉट तक लाएगा, उस स्पेसिफिक स्पॉट तक लाएगा उस फूड को, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और वहाँ तक वो एंटायर सरफेस तक कवर करेगा और फिर वो अपना फूड जो है उसको लेगा। ठीक है, तो आज हमने जो पार्ट फर्स्ट था इस चैप्टर का, बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। तो पार्ट फर्स्ट आज हमने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम पार्ट सेकंड करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक का जो वीडियो है, यहाँ तक का जो लेक्चर है वो आप लोगों को सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।